दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे एंगुलर.जेसन के बारे में। और एंगुलर.जेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल होता है किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन के लिए। अब हम लोग समझते हैं कोड के माध्यम से। दोस्तों, मैं एंगुलर.जेसन फाइल में आ गया और इसके एक एक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और ये निर्धारित करता है कि आपके प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या होगा। बट आप नोटिस करेंगे कि ये जो एंगुलर है, एंगुलर.जेसन फाइल है, वो एक यूज कहाँ होता है, क्यों यूज होता है, और क्या इस फाइल के बिना आप एंगुलर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे, और नहीं कर सकते हैं तो कैसे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एंगुलर.जेसन होता क्या है। दोस्तों, आप CLI यूज करते हैं, CLI कमांड यूज करते हैं एंगुलर का, जैसे ng कमांड हो गया, ng जनरेट कंपोनेंट डायरेक्टिव पाइप्स वाटेवर। तो आप ये समझते हैं, कभी नोटिस किए कि कैसे पता चलता है CLI को कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, किस फोल्डर के अंदर है, और हम मुझे जो जनरेट करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट करना है, वो कहाँ पे जनरेट करना है। ये तो बेसिक प्रोजेक्ट का जब कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं इनिशियली, तो ये तो बेसिक सेटअप है, और ये कुछ स्टैंडर्ड एंड डिफ़ॉल्ट नेम है। कभी कभी होता क्या है कि आपको ये डिफ़ॉल्ट नेम के जगह पे आपका जो कंपनी है या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो नेम है उसको यूज करना पड़ सकता है। ओके, आप सपोज दैट आप चेंज करना चाहते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो कैसे कीजिएगा? अगर आप कर देते हैं तो CLI समझेगा कैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रिएट करना है वो कहाँ पे करना है। तो जब आप कमांड रन करते हैं ng सर्व, ng बिल्ड, तो ये सारे जो कमांड रन करते हैं, तो CLI को जो एंगुलर का CLI है, उसको पता कैसे चलता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी, वो कहाँ पे है, किसको कंपाइल करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन तो देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक तो कुछ होता नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम CLI को देते हैं। तो एंगुलर CLI को देने के लिए हम लोग बेसिकली डिज़ाइन किए हैं एंगुलर.जेसन। तो एंगुलर.जेसन ही एक ये फाइल है जो पूरे एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करता है, और पूरे एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा एप्लीकेशन CLI से मैनेज होता है, और CLI को कैसे पता चलता है कि आपके प्रोजेक्ट का डिटेल एंड उसका कॉन्फ़िगरेशन, वो पता चलता है एंगुलर.जेसन के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पे एंगुलर.जेसन में यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे हैं और उसके वैल्यूज़ दिए गए हैं। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि स्कीमा के अंदर, स्कीमा जो प्रॉपर्टी, एक पाथ दिया गया है, और ये पाथ कुछ नहीं बल्कि एक CLI का पाथ है, एंगुलर के CLI का। तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि नोड मॉड्यूल के अंदर एंगुलर, जस्ट मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। तो जस्ट मैं नोड मॉड्यूल के अंदर जाता हूँ, एंगुलर के अंदर जाता हूँ, एंड देन CLI, उसके बाद आते हैं लिब, एंड देन कॉन्फ़िग के अंदर गए, एंड देन यहाँ पे आता है स्कीमा.जेसन। तो जैसे ही हम स्कीमा.जेसन में आएंगे तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे बेसिकली यहाँ पे मिलता क्या है कि जो आप एंगुलर.जेसन में जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं और उसका जो वैल्यूज़ लिख रहे हैं, उसका वैलिडेशन होगा कि वो आप जो लिख रहे हैं वो करेक्ट वे में लिख रहे हैं, करेक्ट स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं। तो ये सारे जो डिटेल हैं वो स्कीमा.जेसन के अंदर दिया गया है। तो बेसिकली ये जो वैलिडेट करता है, हालांकि आप यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो नोड मॉड्यूल में है। और नोड मॉड्यूल के बारे में तो आपको पता है कि जब भी आप npm कमांड रन करके लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि नोड मॉड्यूल फिर से क्रिएट होता है। और जब हम लोग गिट में पुश करते हैं कोड को, तो उस समय हम लोग नोड मॉड्यूल को नहीं पुश करते, इग्नोर कर देते, क्योंकि बहुत बड़ा फाइल होता है और आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसे दोबारा से जनरेट तो कर सकते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एंगुलर.जेसन के बारे में। तो एंगुलर.जेसन में करेक्ट वर्जन तो होता नहीं है, ये तो कंपैटिबल वर्जन होता है। तो ये कैरेट सिंबल यूज किया रहता है, नहीं तो टिल्डा यूज किया रहता है। तो कैरेट सिंबल का मतलब होता है कि 16.2.0 मतलब 17 से पहले तक का
जो भी अपडेट आएंगे वही इंस्टॉल होगा जब आप npm इंस्टॉल कमांड रन करेंगे तो। और उसी टाइप से ये जो टिल्डा है इसका मतलब होता है कि 7.8.0 का मतलब होता है ये जो 0 है वो 9 तक जा सकता है। ये जो माइनर वर्जन रिलीज होता है, ऐसे पैचेस होते हैं, तो वहाँ तक का जो लेटेस्ट होगा वो पिक होगा। तो जनरली ये कंपैटिबल ही होते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड होता है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बट हो भी सकता है। मतलब कई बार ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कीजिएगा उसके कॉन्फ़िगरेशन में, schema.json में, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट रूट। अब ये जो न्यू प्रोजेक्ट रूट है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, अब इस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा, वो जो है इसमें लिखा है कि टाइप इसका स्ट्रिंग होना चाहिए, और हम लोग डिस्क्रिप्शन में पाथ वेयर न्यू प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड, ओके, एक डिस्क्रिप्शन होगा और एक टाइप होगा। तो हम लोग वहाँ पे टाइप दे सकते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन है ना उसका टाइप स्ट्रिंग होगा, और उसके बारे में कुछ बता दिया है कि उसका पाथ जो होता है ना वो न्यू प्रोजेक्ट का क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या है देखिए बताते हैं। मैं दोबारा से मुझे आना पड़ेगा angular.json फाइल में, तो मैं क्विकली angular.json फाइल में दोबारा से आ जाता हूँ। ये रहा angular.json एंड और यहाँ पे 1 सेकेंड, angular.json नहीं है, ये दूसरा फाइल ओपन हो गया, तो मैं क्विकली angular.json ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट रूट यहाँ पे देख रहे होंगे, ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। वो सब जो है ना वो जैसे मैं बताया ना कि वो सब निर्धारित होता है स्कीमा के मदद से। तो ये स्कीमा तो वही तो बता रहा था कि ये जो न्यू प्रोजेक्ट रूट है ना उसका टाइप स्ट्रिंग होगा, और उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि वो क्या होगा, कि वो पाथ होगा, मतलब पाथ वेयर न्यू प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड। जब हम ng कमांड रन करके न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो कहाँ पे क्रिएट होगा उसके बारे में बताया गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आपको याद करना है, आप ऐसे आकर देख सकते हैं, उस स्कीमा के मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या है। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का टाइप होगा ऑब्जेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्टी है, उसका टाइप होगा ऑब्जेक्ट, एंड उसका पैटर्न दिया गया कि ये पैटर्न उसका होगा उस ऑब्जेक्ट का। उसी प्रकार से एडिशनल प्रॉपर्टीज़, डिफिनीशन एंड पैकेज मैनेजर, वार्निंग, बहुत सारे चीज़ें, मतलब जो भी angular.json में जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो वैल्यूज़ हैं, उसका वैलिडेशन, और वो करेक्ट वे में कॉन्फ़िगर किया गया है कि नहीं, क्योंकि नहीं कीजिएगा करेक्ट वे में तो CLI समझ नहीं पाएगा उसे। तो CLI को करेक्ट वे में समझाने के लिए आपको वही जो है स्ट्रक्चर में आपको बनाना पड़ेगा, ये डिज़ाइन करना पड़ेगा angular.json जो schema.json CLI के schema.json में प्रेजेंट है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप वहाँ से पा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने एक नेम प्रोवाइड कर दिया, प्रॉपर्टी का नेम एंड देयर वैल्यू, बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी से CLI को समझ ही नहीं रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपने इनकरेक्ट नेम दिया है, उसका वैल्यू इनकरेक्ट दिया है। सपोज दैट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, आपने नंबर दे दिया, डेट दे दिया, तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा। तो उसको प्रॉपर वे में समझाने के लिए और एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग angular.json में वही उसी वे में कोड लिखते हैं जो schema.json में स्पेसिफाई किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोग आते हैं, वर्जन तो कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट ए वर्जन। एंगुलर का वर्जन क्या होना चाहिए, अब देखिए ये नंबर फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग लिखिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देन आता है दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट रूट। जो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट रूट है वहाँ पे आप देख सकते हैं उसका वैल्यू है प्रोजेक्ट्स, एंड उस प्रोजेक्ट्स अगला जो आता है वो प्रोजेक्ट्स। इस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका जो एंगुलर प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो मौजूद है। तो ऊपर में जो कुछ भी आपने देखा, पहला जो था वो था एंगुलर के जेसन, एंगुलर का CLI को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, आपके प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन और आपने डिफ़ाइन किया।
और इसका वर्जन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये भी एक मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी फील्ड है। अगर ये रिमूव कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, CLI सही से काम नहीं करेगा। एंड देन न्यू प्रोजेक्ट रूट, आपने बताया कि इसमें मल्टीपल न्यू प्रोजेक्ट रूट हो गया प्रोजेक्ट्स। एंड देन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका प्रोजेक्ट का नेम है वो है एंगुलर ऑथ। अभी करेंटली एक ही प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के अंदर अभी एक ही प्रोजेक्ट है। देखिए यहाँ पे आके क्लोज हुआ है, सबसे लास्ट में आकर क्लोज हुआ है। तो अभी क्योंकि सिंगल प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो वो केवल अभी यही है। कई बार क्या होता है, लाइब्रेरी भी हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसको भी यहाँ पे लिस्ट करना होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने देखा कि एंगुलर ऑथ एक प्रोजेक्ट है, ओके, प्रोजेक्ट है, एंड बट इस प्रोजेक्ट का टाइप जो है ना वो एप्लीकेशन है। तो ये कौन कौन के टाइप हो सकते हैं वो भी दोस्तों कॉन्फ़िगर करने के लिए आप देख सकते हैं इसे कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो डिफ़ाइन किया गया है। बहुत आसान हो जाता है ऐसे सर्च करने से। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के टाइप हैं। पहला उसका जो वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट टाइप। एंड देन जो प्रोजेक्ट का वैल्यू होगा उसका वो एप्लीकेशन हो सकता है और लाइब्रेरी हो सकता है, दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में हालांकि। तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट का टाइप है फिलहाल एप्लीकेशन है। आप लाइब्रेरी भी डिफाइन करते हैं, लाइब्रेरी भी क्रिएट करते हैं ना एंगुलर में, तो वो कैसे कीजिएगा? तो उसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी डिफाइन करना पड़ेगा, तब CLI जो है उसे लाइब्रेरी मानेगा, ना कि प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। एंड देन दोस्तों अगला आता है स्कीमेटिक। ओके, इसका मतलब है जनरली दोस्तों ये इसका कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं होता, जस्ट ये स्कीमा से रिलेटेड है, नेम से ही पता चल रहा है, ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड। तो फिलहाल इसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है अभी। कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आप ऐसे नल छोड़ सकते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एंड देन रूट, अगेन ये जो रूट है वो ये बोल रहा है कि आपका जो रूट डायरेक्टरी, ये जो angular.json क्रिएट है वो रूट में ही क्रिएट हुआ है, दैट्स वाई ये एम्प्टी दिया गया है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट का ही डायरेक्टरी है, मतलब आपने बताया ना ये प्रोजेक्ट्स है एंड और प्रोजेक्ट है तो उसी के अंदर है, दैट्स वाई ये जो है नल दिया गया है। अगला प्रॉपर्टी होता है दोस्तों वो है सोर्स रूट। सोर्स फाइल क्या होगा? तो वो होता है दोस्तों SRC। तो सोर्स रूट जो है, जो प्रोजेक्ट का रूट है, ठीक है, मतलब एक सोर्स फाइल होता है ना जिसके अंदर हमारे एप्लीकेशंस के फाइल रहते हैं, तो वो है SRC। तो उस फाइल का नाम है SRC। अगर आप इसके नेम को अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी CLI समझेगा कि एग्जैक्टली किस आपका प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर कहाँ पे है, ताकि उसी में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। तो यहाँ पे SRC दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे चेंज कीजिएगा तो वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। देन आता है प्रीफिक्स ऐप। प्रीफिक्स ऐप बेसिकली दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये जैसे ही आप जो है CLI कमांड यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि पहले से ऐप लिखकर ऐप प्रीफिक्स होके आएगा। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमको ये चेंज करना पड़ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ अपने कंपनी का, तो कंपनी का जो डिटेल है, कंपनी का जो नेम है वो सपोज एट अपेंड हो जाए, ताकि पता चलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू एंड ऑल हम लोग कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए भी कि ऊपर से ही देखकर पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ये कौन सा एप्लीकेशन है। हालांकि फोल्डर से ऑफकोर्स पता चल जाएगा, बट ये भी एक तरीका है कि हम ऐप नेम हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और रख देते हैं, लेट से कंपनी का नेम रख देते हैं, ब्रांड का नेम रख देते हैं, तो ये प्रीफिक्स डाल दिए। उसके बाद जो CLI वर्क करेगा वो सब में प्रीफिक्स डाल देगा। जैसे यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे ऐप राउटिंग मॉड्यूल.ts, ऐप मॉड्यूल.ts, ऐप कंपोनेंट, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो ऐप ऐड कर दिया है ना, इसीलिए ऐड कर दिया बिकॉज ये ऐप यहाँ पे प्रीफिक्स हम बताए हैं उसे। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट ही ये सब हो गया है, फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रक्चर सेट होता है angular.json का वो ऐप होता है। तो दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पे ऐप देखने को मिल रहा है। ओके, प्रीफिक्स ऐप। एंड देन आता है दोस्तों आर्किटेक्ट। ये बेसिकली दोस्तों 2 सेक्शन को कवर करता है, एक हो गया बिल्ड और दूसरा होता है
बिल्ड, ये इंड कहाँ पे हो रहा है मैं देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे इंड हो रहा है, तो ये कवर होता है बिल्ड एंड दोस्तों डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सर्व, सर्व क्यों यूज करते हैं, एनजी सर्व बाय डिफ़ॉल्ट जो है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन होता है। इसका मतलब कंपाइलर डाउनलोड होगा ब्राउज़र में एंड देन ब्राउज़र में कंपाइल होगा, तो डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और आसान हो जाता है एनजी सर्व कमांड यूज करके। तो दोस्तों ये हो गया आपका डेवलपमेंट। जब आप डेवलप करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, कैसे डेवलप होगा, मतलब एनजी सर्व कमांड रन करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, तो वो जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आगे आगे आएंगे और इसके कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिल्ड का। तो जब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं जनरली ये अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन होता है, मतलब पूरी तरह से कंपाइल्ड कोड आपको मिलता है जो कि ब्राउज़र में, क्योंकि कंपाइल्ड कोड है और कोई वहाँ पे कंपाइलर नहीं होगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट का बंडल साइज होगा वो कम हो जाएगा। और जनरली जो एंगुलर 16 है इसमें ट्री सैकिंग यूज होता है, ट्री सैकिंग समथिंग। वो करता क्या है दोस्तों कि बंडल साइज को रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है, क्योंकि वो जो डेड कोड है, जो जैसे आपने एक फंक्शन बनाया बट उसका यूज ही कभी नहीं करा, तो ऐसे को आइडेंटिफाई करके वो रिमूव कर देता है। मतलब ये जो ट्री सैकिंग का जो कंसेप्ट है, मीन्स कंपाइल के दौरान जो बंडल साइज कम हो जाता है, वो धीरे धीरे करके एंगुलर ने इम्प्रूव किया। ओके, तो क्या होता है कि वो जस्ट आइडेंटिफाई करके रिमूव कर देता है अननेसेसरी कोड। तो वो दोस्तों यहाँ पे बिल्ड के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया गया है। तो जो एंगुलर जब बिल्ड करते हैं, एंगुलर बिल्ड कमांड रन करते हैं, तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो जैसे मैंने बताया अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन होता है। पहले से कंपाइल्ड कोड, मतलब HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, 3 टाइप के फाइल मिलेंगे आपको। बस यही 3 टाइप के फाइल हैं जो कि ब्राउज़र को चाहिए होता है। ब्राउज़र देन इंटरेक्ट कर लेगा, ब्राउज़र को चाहिए HTML एंड देन जावा स्क्रिप्ट यूज करके आप कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इसके ज़रिए आप मैनिपुलेशन करते हैं। तो जो बिल्ड होगा ना, वो कैसे बिल्ड होगा, तो एंगुलर में एक एडिशनल लाइब्रेरी होता है जो कि एंगुलर के प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है, और उस लाइब्रेरी का नाम है एंगुलर डेव किट बिल्ड एंगुलर ब्राउज़र। ठीक है, अगर आप ये देते हैं तो ये डिफाइन करते हैं कि जो एंगुलर बिल्ड होगा वो उसका बिल्डर मीन्स वो कैसे बिल्ड होगा, वो उसके लिए जो डिफरेंट लाइब्रेरी है वो कौन सा है। तो एंगुलर का है, कुछ अलग भी हो सकते हैं। मार्केट में कई सारे एंगुलर बिल्ड करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए लाइब्रेरी मौजूद है, बट एंगुलर भी उसमें से एक है। और इस कंडीशन में दोस्तों एंगुलर CLI ब्राउज़र है, एंगुलर CLI ब्राउज़र बिल्डर। ठीक है, एंगुलर CLI ब्राउज़र बिल्डर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है और ये बिल्ड करता है आपके प्रोजेक्ट को। बट उसके लिए ना उसको भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। उसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, आई मीन बिल्डिंग करेगा तो उसका आउटपुट होगा तो वो कहाँ डालेगा, वो भी तो बताना पड़ेगा उसे। तो वो बताया गया है ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन के अंदर आप नोटिस करेंगे कि आउटपुट पाथ, जो आउटपुट मेरा जो बन के आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो वो होगा डिस्ट फोल्डर के अंदर एंगुलर ऑथ। मतलब डिस्ट फोल्डर एक बनेगा, फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है। देन उसके अंदर एंगुलर ऑथ जो है एक प्रोजेक्ट का एक फोल्डर एक और क्रिएट होगा, और उसके अंदर हमारा बिल्ड का जो बाइनरी है, जो बिल्ड का प्रोजेक्ट है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, वो वहाँ पे मौजूद होगा। देन उसके बाद वो तो बिल्ड तो होगा, बट किसको बिल्ड करना है वो तो बताना पड़ेगा ना कि मुझे बिल्ड किसको करना है। तो वो हम बताएंगे इंडेक्स में कि देखो ये जो है index.html फाइल है, src फोल्डर के अंदर एक है index.html, नोटिस कर सकते हैं src फोल्डर के अंदर index.html ये रहा। तो ये जो है index.html, क्योंकि ये जो बिल्डर है ना उसको चाहिए ये सारे इन्फॉर्मेशन, तभी ये सही से जो है बिल्ड कर पाएगा। एंड देन हम लोग बोलते हैं कि जो मेन फाइल है ना वो है src main.ts। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो main.ts फाइल होता है वो बहुत ही यही एक इम्पॉर्टेंट फाइल होता है और इसी को ही बिल्ड करना होता है। मेन को बिल्ड कर दिए तो सब बिल्ड हो जाएगा। मतलब क्या है कि बिल्ड main.ts फाइल में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे, हालांकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बट क्विकली मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि एक जो है ऐप रूट है, मीन्स रूट मॉड्यूल है, सॉरी ऐप मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल इज अ रूट मॉड्यूल, और रूट मॉड्यूल को हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं कहाँ पे, ब्राउज़र में, प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक इसको इंपोर्ट किया गया है एंड वहाँ पे बूटस्ट्रैप कर रहे हैं ऐप मॉड्यूल को। एंगुलर को एटलीस्ट वन रूट मॉड्यूल चाहिए जिसको वो बिल्ड कर सके, तो वो रूट मॉड्यूल है ऐप मॉड्यूल। अगर बिल्ड हो गया तो ठीक है, नहीं तो कैच के अंदर एरर शो कर देगा कंसोल में। बस यही है इसमें यही तो लॉजिक है, ऐप मॉड्यूल का पाथ दिया गया है। तो बेसिकली हम इसी को बिल्ड करेंगे और कुछ नहीं चाहिए। अब सारे एंगुलर के प्रोजेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, क्योंकि केवल फाइल वगैरह बना देने से, फोल्डर बना देने से एंगुलर को समझ में नहीं आएगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसका कनेक्शन दिखाना देना पड़ेगा कि वो जो है दूसरे के साथ रिलेटेड है तो कैसे है। तो वो जो है दोस्तों यहाँ से मैनेज होता है, प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक एंड ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल को लोड कर दिए का मतलब क्या हो गया, ऐप मॉड्यूल के अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग वहाँ उसमें मौजूद है, राइट। ऐप मॉड्यूल के अंदर देख सकते हैं कंपोनेंट है, सर्विसेज हैं एंड और भी चीज़ें, और भी इंफॉर्मेशन होता है मौजूद, वो भी है। कभी कभी होता है कि आई मीन एवरीथिंग, ओके। तो मतलब अगर हम ऐप मॉड्यूल को लोड कर दिए मतलब पूरा एप्लीकेशन तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया, फिर देन दैट्स इट, यही तो चाहिए था मुझे। तो वो जो है यहाँ पे हो जाता है main.ts में। देन उसके बाद आता है पॉलीफिल। अब ये पॉलीफिल क्या है दोस्तों, तो दोस्तों जो पॉलीफिल होता है वो क्या होता है कि सपोज दैट हमारा जो एंगुलर का एप्लीकेशन है मॉडर्न ब्राउज़र पे सही से काम करता है। मॉडर्न ब्राउज़र कौन कौन से हो गए, तो मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया एंड एज हो गया, और कई सारे जो मॉडर्न जो ब्राउज़र होते हैं उसमें सपोर्ट करता है। बट कई बार क्या होता है ना दोस्तों, ओल्डर ब्राउज़र में हमको एप्लीकेशन रन करना पड़ सकता है, या फिर कुछ लोग करते हैं। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग को एक पॉलीफिल प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब कि जब वो ओल्डर वर्जन रहेगा तो वो कैसे काम करेगा, ओल्डर वर्जन के लिए कैसे सपोर्ट करेगा चीज़ें। मतलब ऐसे समझिए कि जो आपका ब्राउज़र है, ब्राउज़र में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होते हैं, वो पहले से प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको एपीआई भी बोल सकते हैं। जैसे आपको जो है कैमरा एक्सेस करना है, यूएसबी एक्सेस करना है, ब्लूटूथ एक्सेस करना है, लोकेशन एक्सेस करना है, तो सबके लिए ऑब्जेक्ट बने हैं। विंडोज़ को मैनिपुलेट करने के लिए एक्सेस करना है, ओके, डॉम को, तो भी वो कर सकते हैं। तो वो सब ब्राउज़र को पता होता है, वो सारे ऑब्जेक्ट बने होते हैं और कई सारे पहले से बना बनाया मिल जाता है। और ओल्डर ब्राउज़र में कभी कभी नहीं मौजूद होता है क्योंकि वो नए में इंक्लूडेड होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है हम लोग zone.js के माध्यम से उसे हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पॉलीफिल के बाद ts config। अब दोस्तों हम लोग एंगुलर में टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं और टाइप स्क्रिप्ट का भी अपना एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग वो जो है दूसरे फाइल में करते हैं, और उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है tsconfig.app.json। तो हम लोग क्विकली जाते हैं, बस यहीं पे है tsconfig, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जेसन फाइल होता है। तो tsconfig.app.json, इसमें बेसिकली मतलब जो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल होगा, टाइप स्क्रिप्ट का कोड, कंपाइलेशन को ऑफकोर्स यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसपाइल, ओके, ट्रांसपाइल करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड वो फाइनल जो आउटपुट देगा वो जावा स्क्रिप्ट ही देगा। बट जावा स्क्रिप्ट में क्योंकि हम लोग ह्यूमन है ना, ह्यूमन जो कोड लिखेंगे वो उतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा। और जो प्रोग्राम जनरेट करता है, जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग जनरेट करते हैं, तो वो जो मिस होने की पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट उसके टॉप पे, ताकि हमको जो फाइनल जो कोड मिले वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड हो और जो कि बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसको कंपाइल करने के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है कि अब एक इसमें बोला गया है कि एक्सटेंड tsconfig.json, ये एक्सटेंड कर दिया इन द सेंस कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना इसमें मौजूद नहीं है, किसी दूसरे फाइल में मौजूद है। तो चलिए उसमें आ जाते हैं tsconfig.json। अब इसमें अगर हम लोग आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो उसका जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कंपाइलर ऑन सेव फॉल्स,
मेनली क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। कंपाइलर ऑप्शन में बेस यूआरएल कुछ इस प्रकार दिया गया है, आउटपुट डायरेक्टरी डिस्ट फोल्डर के अंदर आउट टीएससी फोल्डर के अंदर उसका आउटपुट होगा, एंड देन स्ट्रिक्ट ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है और जो जावा स्क्रिप्ट का कोड जनरेट होगा उसका फॉर्मेट एंड एवरीथिंग। ओके, तो अभी हम फिलहाल इसमें नहीं आएंगे बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग। बहुत सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे है, बिग थिंग नहीं है बट प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो बस आप इतना समझिए कि एंगुलर डॉट जेसन में हम लोग टीएस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर दिए ताकि जब हमारा बिल्ड हो तो बिल्ड क्या करता है ना कि इंटरनली आपके टाइप स्क्रिप्ट के कोड को ऑब्वियस सी बात है कंपाइल करेगा। तो कंपाइल जो टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट फाइल से यहाँ पे आ जाते हैं। देन आता है दोस्तों एसेट हम जो है कंपाइलर को ये भी बताते हैं कि जैसे कुछ ऐसे फाइल होते हैं जो एसेट हैं, आई मीन एसेट इट मीन्स आप नोटिस कर सकते हैं एसआर फैव आइकन हो गया एंड आपके पिक्चर्स हो गए, फोटोज़ हो गए और कई सारे ऐसे फाइल हैं। ये भी हो सकता है जावा स्क्रिप्ट का भी फाइल हो सकता है। तो जो एसेट्स वगैरह हैं वो हम लोग इसके अंदर डिफाइन करेंगे और जो CSS आई मीन जो स्टाइल है उसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो ये करेगा क्या, जब बिल्ड करेगा तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे हम प्रोवाइड किए हैं वो ऐड कर देगा। कभी कभी आप दोस्तों देखते हैं कि हम लोग ग्लोबल CSS यूज करते हैं, तो ग्लोबल CSS यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस जगह पे, तो वो जो है पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर यहाँ पे कर दें या फिर हम लोग एंगुलर डॉट आई मीन इंडेक्स डॉट HTML में कर दें, दोनों ही सही है। बट यहाँ पे करते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन होता है। वाई? बिकॉज इंडेक्स डॉट HTML में इट्स ओके, बट कई बार हम लोग दोस्तों विजिट क्रिएट करते हैं। आपने माइक्रो फ्रंट एंड का नाम सुना ही होगा, राइट? तो उसमें केवल मेन डॉट जेएस फाइल चाहिए होता है और वो मेन डॉट जेएस फाइल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चीज़ों को अपेंड करने के लिए। वो क्या करेगा कि जो है आपका जो कोड लिखा होगा, अपेंड मीन्स क्या, बेसिकली वो अपेंड करेगा जो विजिट में आप दिखाना चाहते हैं। सपोज एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट को एक पार्टिकुलर सेक्शन में दिखाना चाहते हैं बट इट शुड बी अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर ये डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा तो हम लोग ईजिली हम लोग अपने उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके उसमें किसी भी प्रकार का अगर चेंजेस करना होगा तो कर सकते हैं और वो जो है पूरे प्रोजेक्ट में वो इफेक्ट नहीं डालेगा। ऐसा हो सकता है कि वो विजिट काम नहीं कर रहा है, वो सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट भी क्रिएट करते हैं फॉर द माइक्रो फ्रंट एंड का कंसेप्ट ही यही है। तो कई बार दोस्तों हमें मेन डॉट जेएस फाइल चाहिए होता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे डाल देना सही होता है। मतलब बेसिकली ये करता क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी आप यहाँ पे डालते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, वो क्या करता है, एसेट्स में डालते हैं, स्टाइल है स्क्रिप्ट है, एसेट स्टाइल एंड स्क्रिप्ट, वो क्या करेगा, जो बिल्ड करेगा तो वो जो है फोल्डर भी ट्रांसफ़र करेगा वहाँ पे और वो इंक्लूड करेगा। मतलब मेनली क्या होता है, इंडेक्स डॉट HTML में एज अ ग्लोबल काम करता है। तो ये तीनों एक ही टाइप के हैं। स्क्रिप्ट एरे है, सब एरे ही हैं, उसमें कॉमा करके आपको डालना होता है। जितने सारे ग्लोबल स्क्रिप्ट हैं वो स्क्रिप्ट के अंदर डाल सकते हैं, उसी प्रकार से स्टाइल है वो स्टाइल के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो बिल्ड के अंदर ही हैं। तो जो प्रोडक्शन का बिल्ड होगा, मतलब प्रोडक्शन के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, प्रोडक्शन के लिए है तो डेवलपमेंट के लिए भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्रोडक्शन के लिए एंड देन यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए है। तो डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और प्रोडक्शन के लिए अलग। तो वही है यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो बजट्स, टाइप इनिशियल, मैक्सिमम वार्निंग 500 KB, मिनिमम वार्निंग 1 MB, टाइप जो उससे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं। एंड देन आता है दोस्तों डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट में बिल्ड ऑप्टिमाइजर फॉल्स, क्योंकि पता है ना जब हम लोग डेवलपमेंट फेज में हैं तो ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, वो थोड़ा कम करेंगे ताकि कोड को रीड किया जा सके। कई बार क्या होता है कि आप जो है इंस्पेक्ट करके एंड जो है उसके प्रोजेक्ट को देखते हैं, उसके फाइल्स को देखते हैं कि एक्चुअल में एरर आया है तो कहाँ पे आया है,
क्योंकि जब एप्लीकेशन बिल्ड होता है तो आपके पास टाइप स्क्रिप्ट के कोड तो ब्राउज़र में मौजूद होते नहीं हैं कि आप जो है टाइप स्क्रिप्ट का कोड देख सकते हैं। तो आप जावा स्क्रिप्ट का जो कोड होता है बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होता है और उससे जो है एरर फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट डेवलपमेंट के दौरान बिल्ड तो आप कर रहे हैं, जनरली बिल्ड कब करते हैं, प्रोडक्शन के लिए बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए बिल्ड करते हैं और वो बिल्ड दो टाइप का करते हैं, एक डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं और एक प्रोडक्शन के लिए। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा साउंड हो रहा होगा, बिल्ड जनरली हम लोग प्रोडक्शन के लिए ही करते हैं, बट कई बार हम लोग डेवलपमेंट के पर्पज़ से भी कर सकते हैं कि उसको डीबग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे वेंडर चंक ट्रू एंड एक्सट्रैक्ट लाइसेंस सोर्स मैप नेम्ड चंक, तो ये इजी होता है आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रैक कर पाना। एंड देन दोस्तों आता है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स दो यहाँ पे दो चीज़ था, एक था प्रोडक्शन एक था डेवलपमेंट। बट यहाँ पे हम लोग अलग जो प्रॉपर्टी है वो ये दर्शाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा, मीन्स आप जब ऐप जब बिल्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो प्रोडक्शन होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन होगा, बट कई बार डेवलपमेंट भी हो सकता है, क्योंकि कई बार प्रोडक्शन में भी डेवलपमेंट आप कर सकते हैं कुछ चीज़ों को फिक्स करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मे बी आपको कुछ फ्लैग देना पड़े, जैसे कि ng बिल्ड प्रोडक्शन ट्रू हाइफन हाइफन, आई मीन वो हम कमांड आगे देखेंगे, बहुत सारे वेरियस कमांड होते हैं CLI के। बट CLI को हम लोग कमांड देंगे कि ये डेवलपमेंट में बिल्ड करना है, अब प्रोडक्शन में बिल्ड करना है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोडक्शन होगा, कुछ नहीं देंगे तो प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया ng बिल्ड कमांड के लिए। अगला आता है सर्व, ng सर्व कमांड के लिए। सर्व क्या करेगा कि आपका जो कंपाइल होगा वो ये भी बिल्ड करता है, बट इसके बिल्ड करने का तरीका कुछ अलग है। जब ये कंपाइल होता है कोड, तो जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र में कंपाइल्ड कंपाइलर जो है ब्राउज़र में जो है डाउनलोड होता है। तो इसमें दो चीज़ें होते हैं, बेसिक कंपाइलेशन तो हो जाते हैं, बेसिक कंपाइलेशन इन द सेंस कि टाइप स्क्रिप्ट के कुछ एरर्स वगैरह हो गए, वो सब वैलिडेशन वगैरह चेक कर लिया। एंड देन आता है मेन जो वैलिडेशन, जो रन टाइम में दोस्तों, वो यहाँ पे क्या करेगा कि कंपाइल करेगा आपके टाइप स्क्रिप्ट के कोड को। तो रन टाइम में कंपाइल करता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि अब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो आप चाहते क्या हैं कि मैं जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ और जो पार्ट मैं डेवलप कर रहा हूँ वो वही पार्ट जो है वहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। मतलब पूरा प्रोजेक्ट फिर से हमको बिल्ड नहीं करना, क्योंकि सपोज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस सारे प्रोजेक्ट उतने बड़े प्रोजेक्ट को आप बिल्ड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। बट सर्व यूज करेंगे तो क्या होगा कि पहले से जो कोड है वो पहले से कंपाइल हो चुका है, आधा कोड तो पहले से कंपाइल हो गया है, बट कुछ जो सेक्शंस हैं वही बचे हैं जो आप जहाँ पे चेंजेस किए हैं, बट वही कंपाइल होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है डेवलपमेंट। तो जो ब्राउज़र में है वो कंपाइलर भी है, तो ब्राउज़र में क्या करेगा, आपका वही पार्ट जो है कंपाइल करेगा जो बच गया है, जो जिसमें आपने रिसेंट चेंजेस किए हैं, सारे प्रोजेक्ट को कंपाइल नहीं करेगा। तो इसीलिए सर्व दोस्तों आसान हो जाता है और थोड़ा सा, और ब्राउज़र में कंपाइल होता है। तो उसका अगेन वो भी तो बिल्ड ही हो रहा है ना सर्व में भी, तो उसका बिल्डर का जो पाथ है वो यहाँ पे दिया गया है कि उसका जो लाइब्रेरी है, ऑफ कोर्स एंगुलर का ही लाइब्रेरी है, वो यहाँ पे उसका पाथ दिया गया है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एंगुलर डेव किट बिल्ड एंगुलर डेव सर्व, तो ये जो है एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बिल्ड करने के लिए। एंड यहाँ पे आ गया कॉन्फ़िगरेशन में प्रोडक्शन है और डेवलपमेंट है। तो अगेन कई बार क्या होता है कि ng सर्व कमांड को यूज करके हम लोग प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे रिक्वायरमेंट भी हो ही सकते हैं अब, बट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो डेवलपमेंट है। अब जैसे मैंने क्या बताया था इसमें कि जो जो कॉन्फ़िगरेशन है
प्रोडक्शन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें भी दो चीज़ था, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, दो चीज़ था। और बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन था बिल्डिंग का वो था प्रोडक्शन। तो ng बिल्ड कमांड रन करें, उसमें भी दो ऑप्शंस हैं, प्रोडक्शन के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रोडक्शन के लिए होता है। ng सर्व कमांड रन करेंगे तो इसमें भी प्रोडक्शन के लिए भी होता है, डेवलपमेंट के लिए भी होता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए होता है, क्योंकि हम डेवलपमेंट के पर्पज़ से ही ये ng सर्व कमांड रन कर रहे हैं। एंड देन अगला दोस्तों ये आ जाता है, अभी तक आप ये समझ लिए कि जो दो टाइप का हम लोग जनरली कमांड यूज करते हैं, ng सर्व, ng बिल्ड, एंड हाइफन हाइफन प्रोड ऐसे करके कुछ फ्लैग्स वगैरह देते हैं जिससे हम ये दे सकें, इंस्ट्रक्शन दे सकें CLI को कि हमको बिल्ड किस में करना है। प्रोडक्शन ट्रू कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए करना है तो ng सर्व के लिए। अब कई बार क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या नोटिस करा है दोस्तों कि सपोज दैट एक प्रोजेक्ट है, एक हमारे पास लेट से क्लस्टर है और मे बी एनीथिंग, तो उसमें क्या होता है कि जब हम ng सर्व कमांड रन करते हैं तो हमारा जो है सर्वर स्टार्ट हो जाता है और सर्टेन पोर्ट पे सर्वर स्टार्ट हो जाता है, एंड देन वहाँ पे बड़े आसानी से रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जो बिल्ड फाइल हमको मिला हुआ है उसमें सर्वर स्टार्ट नहीं होता, तो थोड़ा सा ना उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाता है। तो कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं, मीन्स ऐसा हो पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर है उसको यूज करना पड़े प्रोडक्शन में भी। आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो दोस्तों लोकल होस्ट 4200 जो है इसको हम लोग बाहर एक्सपोज करते हैं तो और एक्सपोज करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस एक यूनिक आईपी एड्रेस में भी इलास्टिक आईपी एड्रेस हमको मिलता है, एंड लेटर ऑन उसको हम लोग किसी डोमेन के साथ मैप कर देते हैं। तो इसलिए हम कोई भी डोमेन नेम डालते हैं तो जो लोकल होस्ट 4200 है वो बाहर भी ओपन हो सकता है। तो ये भी चीज़ है, तो आइदर ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ और भी सर्वर हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये पर्पस के लिए भी सर्व यूज़फुल हो सकता है। हालांकि ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि हम डेवलपमेंट के पर्पस प्रोडक्शन के लिए हम ng सर्व कमांड यूज करें, क्योंकि ये ऑफकोर्स कंपाइलर भी डाउनलोड होता है ना ब्राउज़र में, उसकी ज़रूरत तो है नहीं फ़िलहाल, वो तो डेवलपमेंट पर्पस में ज़्यादा सूटेबल चॉइस होता है। एंड देन एक्सट्रैक्ट आई, ये दोस्तों क्या है कि जस्ट इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए, जैसे कुछ ग्लोबल्स होते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है दोस्तों टेस्ट। हम लोग क्या करते हैं ना, एक और कमांड रन करते हैं एंगुलर CLI के माध्यम से, होता है ng टेस्ट। तो ng टेस्ट मीन्स जो एंगुलर का जो यूनिट टेस्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया गया है। एंगुलर का टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी बड़े एप्लीकेशन में टेस्टिंग अगर नहीं रहेगा तो अगर कोई डेवलप कर रहा है और कहीं और जो है अगर यूनिट टेस्टिंग नहीं लिखा रहेगा तो कभी एरर का पता नहीं चलेगा। अगर कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसको जो काम मिला था उसने तो फिक्स कर दिया, बट किसी दूसरे पार्ट में कुछ इश्यूज आ गए उसकी वजह से, तो वो सब अवॉइड कर सकते हैं ng टेस्ट कमांड से। ng टेस्ट कमांड मीन्स बेसिकली यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट केस हम लोग रन करके देख सकते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे कर्मा यूज होता है। कर्मा इज अ टेस्ट रनर टूल, टेस्ट को रन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगुलर डेव किट बिल्ड एंगुलर कर्मा, एंड देन उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो एक पॉलीफिल हो गया, पॉलीफिल मैंने जैसे बताया था कि ये होता है ओल्डर ब्राउज़र को सपोर्ट करने के लिए कुछ अलग से JS फाइल देते हैं, क्योंकि वो पहले से बना हुआ ब्राउज़र नहीं देता। मीन्स ब्राउज़र भी API प्रोवाइड करता है ना, ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो मिसिंग हो सकते हैं। अब नए वाले में आ रहे हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं, तो नए ब्राउज़र में। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमको बनाना पड़ेगा, और वो जो है ताकि हमारा एप्लीकेशंस और रन कर सके ओल्डर ब्राउज़र में भी। तो टेस्ट केसेस भी रन करा सकते हैं ओल्डर ब्राउज़र में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे zone.js दे दिए, एंड zone.js टेस्टिंग, यहाँ पे दो चीज़ दे दिए। मीन्स कुछ टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ अलग से फाइल हो सकते हैं पॉलीफिल में, तो वो दे दिए। और भी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। zone.js तो एक है, कई बार फिर भी काम नहीं करता, फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग होते हैं। तो कई बार क्या होता है एडिशनल लाइब्रेरी और JS फाइल यूज करना पड़ता है। तो
उसको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो टेस्टिंग में लिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्ड में कर रहे हैं या फिर सर्व कमांड बिल्ड में जनरली कर रहे हैं तो बिल्ड में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था बिल्ड में यहाँ पे था ब्राउज़र एंड देन या पॉलीफिल। उसके बाद दोस्तों आता है टी एस कॉन्फ़िग, मतलब जो टेस्टिंग से रिलेटेड जो फाइल होते हैं ना, उसका भी एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उसका भी फाइल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली वो भी तो टाइप स्क्रिप्ट ही है। वो टाइप स्क्रिप्ट कैसे रन करेगा उसका एक अलग फाइल होता है, वो है टी एस कॉन्फ़िग स्पेक डॉट जेसन। तो वो है यहाँ पे, यस, टी एस कॉन्फ़िग स्पेक डॉट जेसन। यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगेन ये टी एस फाइल टी एस कॉन्फ़िग को एक्सटेंड किया है। मतलब अभी समझ में आया आपको कि एक था टी एस कॉन्फ़िग ऐप डॉट जेसन है, टी एस कॉन्फ़िग स्पेक्स डॉट जेसन, बट दोनों में ही कुछ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन थे। तो ये थोड़ा सा मतलब रीयूजबिलिटी यूज किया है, तो रीयूज करने के लिए एक्सटेंड कर लिया है कि कॉमन वाला चीज़ हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों में ही चाहिए, और जो एक्स्ट्रा चाहिए वो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए कंपाइलर ऑप्शन दिया गया है, इंक्लूड स्पेक डॉट टी एस इसमें केवल होगा, उसमें नहीं था, उसमें कुछ अलग था। मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे केवल टी एस फाइल था, उसमें था कि स्पेक डॉट टी एस अगर होगा एक्सटेंशन तो कंपाइल हो जाएगा, और इसमें केवल टी एस कंपाइल होगा, स्पेक डॉट टी एस कंपाइल नहीं होगा। मतलब ये कि जब आप टेस्ट केसेस रन नहीं कर रहे हैं और टेस्टिंग फाइल में कोई भी चेंजेस करेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, मतलब वो एरर, उसकी वजह से एरर नहीं आएगा बिकॉज आपने उसको सेपरेट कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन अगला आ जाता है अगेन कुछ एसेट्स वगैरह, जैसे बिल्ड होता है उसी प्रकार का कुछ है यहाँ पे, उसको सब प्रोवाइड करना पड़ता है, स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं। कर्मा का कॉन्फ़िगरेशन, तो दोस्तों कर्मा कॉन्फ डॉट जेस, कर्मा कॉन्फ डॉट जेस में आप बेसिकली कर्मा से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं। हालांकि नए वर्जन में जेस्ट फ्रेमवर्क यूज होता है, आई होप कि आपको पता होगा। तो नए फ्रेमवर्क में जेस्ट फ्रेमवर्क, नए प्रोजेक्ट में जो है जेस्ट फ्रेमवर्क यूज कर होता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जेस्ट ही यूज कीजिए। ओके, मैं बस जनरेट में खुद से किया हूँ और ये एंगुलर डॉट जेसन फाइल में ऐड हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होता, मैंने इसको जनरेट किया है। तो जो कर्मा के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है कि हमको टेस्ट करना है तो कौन से ब्राउज़र पे करना है, क्रोम पे। तो यहाँ देखिए क्रोम लॉन्चर है, इसमें बोल रहे हैं कि रिक्वायर्ड क्यों यूज करते हैं, जस्ट जेस फाइल है ना, कर्मा कॉन्फ डॉट जेस, तो जेस फाइल में रिक्वायर्ड यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स काफ़ी मिलता जुलता है। एक्सपोर्ट यहाँ पे देखिए मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया गया है, एंड देन यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, और इसमें प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स के अंदर कर्मा जैस्मिन, क्योंकि हम लोग जैस्मिन यूज करेंगे टेस्ट केसेस रन करने के लिए। और हालांकि आप जेस्ट फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं। तो कर्मा यहाँ पे देख सकते हैं, कर्मा क्रोम लॉन्चर, कर्मा जैस्मिन HTTP रिपोर्टर, मीन्स उसका जो रिपोर्ट जनरेट होगा उसके लिए अलग लाइब्रेरी यूज हुआ है। उसका कोड कैवरेज जनरेट होता है कि आपने कितने मतलब सारे कोड के सारे पार्ट के लिए टेस्ट केसेस लिखा है या कुछ आधा लिखा है। तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, आई मीन उसका जो रिपोर्ट है कोड कवरेज का, कि आपने कितने कोड के लिए टेस्ट केसेस लिखे, 50%, 60%, 70%, उसका सारा रिपोर्ट इसी के माध्यम से आता है, कर्मा कवरेज। तो कोड का जो कवरेज है ना वो यहाँ पे डिफाइन होगा। देन दोस्तों आता है कुछ बिल्डिंग के लिए प्लगइन्स, ऑफ कोर्स वो चाहिए बिकॉज टेस्टिंग के लिए बिल्ड होता है, तो यहाँ पे बिल्ड है। एंड देन कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन है जो कि वो कर्मा से रिलेटेड है, तो फिलहाल तो इसमें नहीं जाएंगे, बट आप जैसे कोड कवरेज, रिपोर्ट का पाथ कहाँ पे होगा, मीन्स जो HTML जनरेट होगा वो रिपोर्टर का टाइप देख सकते हैं, HTML एंड टेक्स्ट समरी, राइट। एंड ब्राउज़र होगा क्रोम, ब्राउज़र क्रोम तभी काम करेगा जब क्रोम यहाँ पे लॉन्चर यहाँ पे रिक्वायर्ड करके लिखेंगे। एक तो प्लगइन होगा, उसका उस प्लगइन्स को भी बताना पड़ेगा कि उसको भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर डिफाइन किया है। दैट्स इट। तो ये हो गया दोस्तों कर्मा कॉन्फ डॉट जेस। मैं जब एंगुलर का टेस्टिंग बताऊंगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे।
एंड अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि ये जो टेस्टिंग होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको टेस्ट केसेस लिखना पड़ता है और ये डेवलपर ही लिखते हैं। इसके लिए कोई दूसरा कोई नहीं होता कि टेस्टिंग के बंदे, वो जो है अलग टाइप का टेस्ट करते हैं। वो जनरली इंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया और मे बी वो मैनुअल और कुछ सेलेनियम, आई मीन इंटीग्रेशन टेस्ट उन लोग करते हैं, फंक्शनल टेस्ट। बट हम लोग जो करते हैं यहाँ पे, जो डेवलपर करता है, वो डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यूनिट टेस्ट केस लिखना। तो ऐसे जो है टेस्टिंग भी लिख सकते हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो आई होप कि मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया एंगुलर डॉट जेसन के बारे में, और ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। और जनरली अगर ये समझ आते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट फ्लो समझ गए तो क्या पूरे प्रोजेक्ट को आप इधर से उधर कर सकते हैं, उसको खेल सकते हैं, एंड यू कैन डू एनीथिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये अगर चीज़ रहेगा तो फिर आपको कोई इशूज़ नहीं आने वाला। अगर बग भी आता है कभी प्रोजेक्ट में तो बड़े आसानी से आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता है कि अच्छा ये बग आया तो इसके पीछे रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, तो आप उस रीज़न को जाकर फिक्स कर देंगे। डेट्स इट, यही तो होता है, बस इतना करना होता है। सो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आया एंगुलर और जेसन के बारे में। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।